गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वीडियो के ऊपर इंग्लिश के रिगार्डिंग सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो कवर किए जाते हैं। इसी सीक्वेंस के अंदर आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा साथ साथ बने रहने की, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के साथ में ही आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपका बेस तैयार करेंगे आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स का। जैसे आपके ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाता है, आपका वॉइसेज, स्पीच, मॉडल्स, सारे के सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, चाहे वो क्लॉजेज हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक आप ले लीजिए, उन सारी की जो बेस बनता है वो कहीं ना कहीं पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। और स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी स्टार्टिंग के जो 3 से 4 आपके टॉपिक्स आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो कोशिश करेंगे आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरऑल जानकारी ले लें, और उसके बाद में आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर हर एक जो पार्ट ऑफ स्पीच अपने पास में रहता है उसको हम डीपली या डेप्थ के अंदर जाके उसकी स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, समझिएगा बातों को ध्यान से। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखो, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए हमें एक बात समझना जरूरी है, और वो ये है कि सर थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग और हम बात करते हैं किसकी, वर्ड की। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है हमें उसको समझना जरूरी है। ये कहाँ से अस्तित्व में आता है उसको समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले किसको, वर्ड को। ठीक है, अब आप मुझे बताओ वर्ड क्या होता है। सब लोगों को मालूम है इंग्लिश के अंदर वर्ड क्या होता है, तो आप लोग एग्जांपल्स देने लग जाएंगे। इससे अच्छा यही है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले यहाँ पर कि मैं वर्ड की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्ड क्या होता है, किसको वर्ड बोलते हैं हम लोग। तो देखिएगा, वर्ड जो होता है उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ व्हाट, लेटर्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक बहुत इजी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक बैकग्राउंड जो है, जो ओवरऑल इसका है कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन समझना जरूरी है इसको। तो देखिएगा ध्यान से कि वर्ड हमने देखा है कि वर्ड क्या होता है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इसके अंदर समझो क्या बोला है, इसने ये बोला कि जो लेटर्स हमारे पास में होते हैं उनकी एक मीनिंगफुल क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। उसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, राइट। और हमें अच्छे से मालूम है कि सर लेटर्स कितने होते हैं। तो लेटर्स तो सर हमारे पास में कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। लेटर्स 26 हमारे पास में होते हैं इंग्लिश के अंदर, और जो फर्दर 2 टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, एक को हम बोल देते हैं वोवल्स, एक को हम बोल देते हैं कॉन्सोनेंट्स। यस, और ये आप सबको मालूम है कि सर वोवल्स कितने होते हैं बेसिक नंबर के अंदर, 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। ठीक है, तो हम किसी भी कॉन्सोनेंट को ले लेते हैं और किसी भी वोवल के साथ में ऐड करने पे अगर उसका क्या बनता है, एक मीनिंगफुल यूनिट बन जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं। यस और नो, आ रही है बात समझ में। हमें पढ़ना क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच कहां से बनेगा, है ना। इसका बेसिक क्या है, इसका बेस क्या है, रूट क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है वर्ड को समझना। तो वर्ड क्या बोलते हैं कि ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स की क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन लेटर्स के अंदर से कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। फॉर एन एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, मैं क्या करता हूं, कॉन्सोनेंट एंड वोवल में से कुछ लेटर्स ले लेता हूं। देखिएगा ध्यान से, मैंने एक लिया सी और मैंने लिया ए और आर। ठीक है, यहां पर देखो सी और आर तो क्या है, कंसोनेंट है, और ए क्या है, मेरे पास वोवल है। और ये बात आप सब लोगों को मालूम है, बचपन से आप पढ़ते आए हो कि वर्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, तो स्वर और व्यंजन के मिक्सअप से बनता है ना। स्वर और व्यंजन को जब हम जोड़ देते हैं और जब उसका क्या निकलता है, कोई मीन निकलता है। याद रखिएगा, मीनिंग होना जरूरी है। मीनिंग होना क्या है, मस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मीनिंग उसका होना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 तो ले लिए आपके लिए कंसोनेंट्स और एक ले लिया मैंने वोवल। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, इसको देखता हूं, तो CAR से मुझे एक बात समझ में आती है। जैसे ही मैं CAR मतलब कार बोलता हूं तो मेरे सामने एक इमेज ड्रॉ होती है, किसकी, कार की। इसका मतलब सर ये तो क्या है, मेरा मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स हो गया। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, तो ये वर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। इज इट क्लियर। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसी CAR के कॉम्बिनेशन को कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, RCA। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि RCA सेम कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन अपने पास में, लेटर्स भी सेम है सारे के सारे, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी सेम है हमारे पास में। यहां पर तो इसका मीनिंग निकल रहा था और यहां पर ये क्या था, अनमीनिंगफुल है। देखो RCA का कोई मतलब होता है क्या, RCA का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर मैं RCA बोलता हूं तो आपके सामने कोई भी इमेज ड्रॉ नहीं होती है, नहीं होती है ना। इसका मतलब ये लेटर्स का ग्रुप तो है, ये लेटर्स की यूनिट तो है, लेकिन इसके बावजूद इसमें क्या नहीं आ रहा है, मीनिंग नहीं आ रहा है। और क्योंकि इसमें क्या नहीं है, मीनिंग नहीं है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि सर ये क्या नहीं है, तो सर ये वर्ड कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास में,
ये हमारे पास में वर्ड है, ठीक है। अब इतनी बात तो हमने समझ ली, बेसिक बात किसके बारे में, वर्ड के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप समझो ध्यान से, मीनिंगफुल को मैंने आपको बता दिया, लेटर्स का ग्रुप बता दिया, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। देखो मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए लेटर्स की, इसको हमने क्या बोला, वर्ड बोला, बोला कि नहीं बोला। तो अब देखा ध्यान से कि ये जो यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप मतलब यूनिट, यूनिट मतलब ग्रुप, या यूनिट का मतलब आप क्या ले लेते हो, इकाई भी ले सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इजी आपके लिए रहेगा, इकाई, ठीक है। इकाई कि लेटर्स की जो एक यूनिट होती है, जो क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, है ना। अब वर्ड तो हमने समझ लिया, लेकिन वर्ड्स जब मीनिंगफुल रहेंगे और जब वो क्या रहेगी, इकाई के रूप में रहेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड। इस वर्ड्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड से कैसे जुड़ा हुआ है, तो देखना जरा ध्यान से। आप सबको मालूम है कि सर पार्ट ऑफ स्पीच मेरे पास नंबर में कितने होते हैं, बताओ फटाफट से। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो नंबर्स में कितने होते हैं, तो आप सबको मालूम है कि सर पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है उसका नंबर होता है हमारे पास में 8। कितना नंबर होता है, 8। मतलब 8 क्या होते हैं अपने पास में, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने लिया सबसे पहला नाउन, उसके बाद में मैं बोलता हूं प्रोनाउन, ठीक है। बस ध्यान से देखना है, सुनना और समझना है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ जाता है मेरे पास में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, ठीक है, प्रीपोजिशन, उसके बाद में कंजंक्शन, ओके। ये कितने हो गए, 7 हो गए ना, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट अपने पास में आ जाता है कौन सा, तो वो आ जाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। अब अगर थोड़ा ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कोई सा भी आप ले लीजिए, इन सबको हम एक यूनिट तो बोलते हैं, यूनिट मानी एक इकाई तो बोलते हैं। हम इसको भी डीपली क्या करेंगे, डेप्थ के अंदर पढ़ाई करेंगे, हम इसके बारे में भी जानेंगे, इसके टाइप्स भी होते हैं। हम एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, चाहे कोई सा भी आप ले लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच का एक पॉइंट, उन सबको हम क्या करेंगे, एक यूनिट मान के डिस्कस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये सारी की सारी जो यूनिट्स होती हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सारी की सारी जो यूनिट्स होती हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये सारे एक दूसरे से, किससे, एक दूसरे से क्या होते हैं जी, इंटरलिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपने नाउन को समझ लिया है तो आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव समझ में आएगा, अगर वर्ब समझ लिया है तो एडवर्ब समझ में आएगा, प्रीपोजिशन समझा तो कंजंक्शन समझ में आएगा, और इंटरजेक्शन समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 8 के 8 टाइप अपने पास में लिखे हुए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसमें से किसी एक को भी मिस कर देते हो समझने के लिए, या थोड़ा सा आप असहज महसूस करते हो, तो याद रखिएगा निसंदेह आपका कहीं ना कहीं पर जो है पार्ट ऑफ स्पीच का जो बेसिक जो एक ओरिएंटेशन होता है, जो बेसिक एक समझ होती है, वो कहीं ना कहीं पर गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। ये दोनों और ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पर किसी न किसी लेवल के ऊपर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, आइए समझ लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर नाउन पढ़ोगे तभी तो प्रोनाउन कर पाओगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर नाउन पढ़ोगे तभी तो प्रोनाउन कर पाओगे ना। आगे मैं बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसके टाइप्स बताऊंगा पर्टिकुलर जब हम इसको चीज को पढ़ेंगे तो। और जब दोनों पढ़ोगे तभी किसको कर पाओगे, सोल्व, एडजेक्टिव को सोल्व कर पाओगे। इसका मतलब जब तक नाउन नहीं पढ़ोगे तब तक ये दोनों समझ में नहीं आएंगे, हाँ या ना। इसी तरीके से क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 के 8 टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ में ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सर ये 8 के 8 पॉइंट क्या होते हैं जी, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है, क्या कि सर इन 8 के 8 पॉइंट्स में से, इन 8 के 8 टॉपिक्स के अंदर से, या मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं, इन 8 की 8 यूनिट्स के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है आपके सामने। कौन है, देखिएगा। तो मैंने कहा कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रहेगा जो नंबर 1 पे रहेगा। कौन रहेगा, जो नंबर 1 पे रहेगा। कैसे रहेगा, आइए समझिए। नाउन अगर होगा हमारे पास में तभी हम किसको सोल्व कर पाएंगे, प्रोनाउन को सोल्व कर पाएंगे, प्रोनाउन को पढ़ पाएंगे, यस और नो। अगर प्रोनाउन को पढ़ पाएंगे तभी हम किसको सोल्व कर पाएंगे, एडजेक्टिव को सोल्व कर पाएंगे। वर्ब, वर्ब क्या रहेगा, अगर नाउन ही नहीं रहेगा तो वर्ब्स का हमारे पास में कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो ये कैसे के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं इसकी अगली स्लाइड के अंदर आपको इन सबकी डेफिनेशंस बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इन सब के अंदर जो सबसे फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंस जो है वो किसकी है, वो है नाउन की, इसलिए सबसे फर्स्ट नंबर पे है। तो नाउन हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं उनका क्या करेंगे, डेफिनेशन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए समझिए, समझना शुरू करते हैं। अब मैं इनको हटा रहा हूं, चलिए देखिएगा ध्यान से।
टॉपिक कौन सा चल रहा है अपने पास में? तो सर टॉपिक चल रहा है अपने पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हम वन बाय वन इन सब का थोड़ा सा एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा आइडिया हो जाए और फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इनको डेप्थ में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में कितने होते हैं, तो आपने कहा सर नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में ही एक जो टॉपिक और होता है आर्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं ए एंड द, उसको भी पढ़ा देते हैं, है ना, और अलग अलग तरीकों से पढ़ाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना साफ सुथरा काम रखेंगे। हमें सिर्फ मतलब किससे, पार्ट ऑफ स्पीच से मतलब है। आर्टिकल्स आपका पार्ट है डिटरमाइनर्स का, तो जब डिटरमाइनर टॉपिक आएगा तब हम उसको वहां पर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम जहां पर हम टॉपिक कर रहे हैं हम उस टॉपिक तक ही रहेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, पार्ट ऑफ स्पीच अपने पास कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा मैं क्या करता हूं, आपकी इजीनेस के लिए इन सब का नाम लिख देता हूं, ठीक है। कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? तो सर आपने कहा 5 या कितने होते हैं बताओ? 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच अपने पास में आता है वो कौन सा होता है? नाउन, ठीक है। अभी हम इन सबको बारीकी से नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा काम क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना है एक बार के लिए। बारीकी से हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, वन बाय वन नाउन को भी पढ़ेंगे और हर चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए देखिए एक बार, नाउन के बाद में नेक्स्ट है मेरे पास में प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। उसके बाद में है एडजेक्टिव। और ये कोशिश कीजिएगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है जिस सीक्वेंस में लिखे जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद हो, तभी फायदेमंद है। एडजेक्टिव, उसके बाद में अपने पास में आएगा वर्ब, वर्ब के बाद में अपने पास में आता है एडवर्ब, उसके बाद में प्रीपोजिशन, ठीक है, उसके बाद में आएगा कंजंक्शन और लास्ट में अपने पास में आएगा कौन? इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, 8 के 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनका नाम लिखा। अब देखिए, नाउन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अपने को समझनी है, अपने को पूरा टॉपिक क्लियर नहीं करना है, अपने को तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना एक बार पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, छोटी सी, ताकि दिमाग में सेट रहे हमारी चीजें, है ना। तो नाउन किसको बोलते हैं? तो नाउन याद रखिएगा, किसी भी जो नेमिंग वर्ड है, ऑल नेमिंग वर्ड्स, मतलब इस दुनिया के अंदर आप जिस भी चीज को देख रहे हो जिसका कोई ना कोई क्या होता है? नाम होता है। जिसका कोई ना कोई क्या होता है? नाम होता है ना। चाहे आपके इस दुनिया में देख रहे हो, विजिबल हो, चाहे वो इनविजिबल हो, चाहे आप वो फील कर पा रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज हो जिसका कोई ना कोई नाम होता है, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाउन। यहां पर स्कूलिंग, एकेडमिक और क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर डेफिनेशन और आती है कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो भी आपकी ठीक है, लेकिन वो कुछ हद तक ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। उसके आगे भी डेप्थ के अंदर हम जाएंगे तो हम उसको नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के अंदर जब हम नाउन को पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, उसकी गहराई समझेंगे कि वो किस हद तक ठीक है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना, जो हम पढ़ते हैं बचपन से कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ तक समझ में आती है, कहाँ तक वो ठीक है ना। उसके आगे चीजों को, कंसेप्ट को हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा, नाउन की डेफिनेशन क्या बोलता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स, मतलब सारे के सारे वर्ड्स जिनका कोई ना कोई नाम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। एग्जांपल अगर डिस्कस करना चाहूं मैं तो यहां पर आप कर सकते हो, यहां पर आपने लिखा अर्जुन, ठीक है, यहां आपने लिखा करण, ठीक है, उसके बाद आपने बोल दिया इंडिया, और ऐसे करते करते आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला पॉइंट अपने पास में है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो प्रोनाउन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिप्लेस ए नाउन, जो क्या करते हैं? किसी भी नाउन की जगह पर काम आते हैं। किसकी जगह पर काम आते हैं? नाउन की जगह पर काम आते हैं, है ना। अब देखो नाउन, ये रहा ऊपर, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, है ना। और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनी कि जो नाउन को क्या करे? रिप्लेस करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे प्रोनाउन, ओके। अब एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के लिए हमारे पास में आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं अपने पास में एग्जांपल होते हैं। इन सबको विस्तृत चर्चा हम लोग कब करेंगे? जब इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे ना डीपली, तब पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक बार ओवरऑल व्यू बता देता हूं। आगे देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? अभी हम एग्जांपल पे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। फिलहाल अपन एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंगल लाइन डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमारे को डेफिनेशंस मालूम रहे, ओके। आगे देखिए, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को जो क्या करता है जी? क्वालिफाई करता है। तो क्वालिफाइज ए नाउन और यू कैन से प्रोनाउन, ओके। दैट वर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट? एडजेक्टिव्स। कि सर क्वालिफाई जो करे नाउन और प्रोनाउन को, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि राहुल वियर्स ए रेड टी शर्ट, ओके। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा वहां तक, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? राहुल वियर्स ए रेड टी शर्ट। तो समझो ध्यान से,
एडजेक्टिव किसको बोलते हैं कि जो क्वालिफाई करे नाउन और प्रोनाउन की, मतलब कि विशेषता बताए, जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहां देखो राहुल तो किसी पर्सन का नाम है, मतलब नाउन बन गया है ना। ये मेरे पास में क्या है, वर्ब है, ओके। ये आर्टिकल है, आप सबको मालूम है अच्छे से, है ना। उसके बाद अभी इसको हमारे को मालूम नहीं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए। आगे आओ, ये टी शर्ट, टी शर्ट क्या है मेरे पास में, अगेन नाउन है। अब एक बात बताओ, इसका हिंदी में निकालो कि सर राहुल वियर्स ए रेड टी शर्ट, राहुल क्या करता है, एक लाल टी शर्ट पहनता है ना। तो यहाँ पर जो टी शर्ट के बाद में जो टी शर्ट के पहले जो रेड आया है, ये जो लाल वर्ड आया है, जो रेड वर्ड आया है, वो किसको साबित कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, क्या वो राहुल की विशेषता बता रहा है कि टी शर्ट की विशेषता बता रहा है। तो आप सीधा सा कहोगे सर लाल कलर जो है, जो रेड वर्ड आया है, वो तो टी शर्ट की विशेषता बता रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप यहाँ पर ये भी समझो कि जो टी शर्ट है वो क्या है, नाउन ही तो एक्चुअल के अंदर है ना। तो नाउन की जो विशेषता बता देता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये जो रेड वर्ड है ना, ये अपने पास में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर दे उसी वर्ड मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वर्ब किसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। देखो वर्ब किसको बोलेंगे, द एक्शन, ध्यान से समझेंगे, द एक्शन इज डन बाय डूअर, ओके। द एक्शन इज डन बाय डूअर, कि कोई भी जो एक्शन हो जो किसके द्वारा किया जाता हो, डूअर के द्वारा किया जाता हो। डूअर का मतलब क्या होता है, कार्य को करने वाला, जिसको आप नॉर्मल क्या बोलते हो, सब्जेक्ट बोल देते हो, क्या बोलते हो, सब्जेक्ट बोल देते हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल के लिए देख लेते हैं एक बार से कि राहुल लाफ्स, राहुल लाफ्स। अब यहां देखो ये क्या है, ये तो सर नाउन है मेरे पास में, राहुल तो नाउन है ना, नेम, ऑल नेमिंग वर्ड्स है ना, नाउन है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कौन से प्लेस पे आके बैठा है नाउन, ये जो नाउन है कौन से प्लेस पे आके बैठा है, ये जगह किसकी है, तो सर ये तो जगह अपने पास सब्जेक्ट की है। याद रखो स्टैंडर्ड पैटर्न अपना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की जगह है ना। और आप इसको क्या बोल सकते हो, डूअर बोल सकते हो। इस सेंटेंस के अंदर करने वाला कौन है, डूअर, आपका राहुल है, तो आप इसको डूअर बोल दो, आप इसको सब्जेक्ट बोल दो। अब एक बात बताओ, ये जो डूअर है वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, जरा मुझे बताना फटाफट से। और ये जो राहुल है, ये जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो डूअर है, चारों नाम इसी के हैं यहाँ पर, ये कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो लाफ करने की एक्टिविटी कर रहा है। तो ये तो मैंने लिखा है द एक्शन इज डन बाय डूअर, ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है, जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो समझाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए द एक्शन, इस पर ध्यान लगाओ, एक्शन इज डन बाय डूअर, किसी डूअर के द्वारा किया गया एक्शन, किसी डूअर के द्वारा किया गया एक्शन, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, है ना, किसी नाउन के द्वारा किया गया एक्शन, आप ऐसे ही बोल सकते हो, डोंट वरी। उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। आ गई बात समझ में, ये एग्जांपल्स हैं इनके छोटे छोटे। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मैंने बोला एडवर्ब। अब देखो ध्यान से, ये वर्ब है तो ये क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब वर्ब पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगी, एडवर्ब समझ में आएगा, है ना। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है कि सर जो क्वालिफाई कर दे, किसको कर दे, क्वालिफाइज ए वर्ब, किसको क्वालिफाई करना चाहिए, वो वर्ड क्वालिफाई करना चाहिए वर्ब को। यहां पर समझो ध्यान से कि ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को क्या करे, क्वालिफाई। यहां पर समझो, यहां पर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को तुमने बोला था एडजेक्टिव, ओके। और यहां पर वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा आगे से ले लेता हूं फटाफट से, और यहां लिखना शुरू करता हूं, राहुल लाफ्स लाउडली, राहुल लाफ्स लाउडली। अब यहां देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर कि सर राहुल क्या है, नाउन है, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, राहुल क्या है मेरे पास, डूअर है, और इसके द्वारा किया गया जो एक्शन है वो क्या बना सर मेरे पास, वर्ब बना। बात समझ में आ रही है। और इस वर्ब की जो विशेषता बता रहा है, इस वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है, वो कौन सा वर्ड मीनिंग कर रहा है, तो आप कहोगे सर लाउडली कर रहा है। कैसे, एग्जांपल से समझो, राहुल लाफ्स, जब मैंने राहुल लाफ्स यहां लिखा तो आपने क्या कहा, राहुल हंसता है, लेकिन यहां समझो राहुल हंसता तो है, लेकिन कैसे हंसता है, तो सर लाउडली, मतलब जोर से हंसता है। इसके अंदर ये जोर से जो आया है वो किसको कर रहा है, क्वालिफाई, क्या नाउन को कर रहा है कि हंसने को कर रहा है, तो सीधी सी बात है सर राहुल को तो नहीं कर रहा है। राहुल जो काम कर रहा है उसके बारे में आया है कि राहुल जो है ना जोर से हंसता है, इसका मतलब ये लाउडली क्या हो गया मेरे पास में, तो लाउडली हो गया एडवर्ब। क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब हो गया। तो अब यहां पर आपको शायद मुझे लगता है एक बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहता हूं कि किसी भी नाउन के पहले कोई सा वर्ड मीनिंग आकर, समझो ध्यान से, किसी भी नाउन से पहले कोई भी वर्ड मीनिंग आकर अगर उसको क्वालिफाई कर देता है तो उसको तो हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, उसको तो हम बोल देते हैं एडजेक्टिव। क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। और किसी भी वर्ब के बाद में कोई वर्ड मीनिंग आकर अगर उसको क्या करे, क्वालिफाई कर दे, क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे, तो ऐसे वर्ड मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एडवर्ब बोलते हैं। ये दो पैटर्न समझना बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, सर एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। तो समझ लो ध्यान से, यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अपने को वीडियो छोटा रखना है। छोटा इसलिए रखना है क्योंकि अपने को सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है इनकी। आगे हम डीपली इनको पढ़ेंगे आराम से, है ना, हर एक चीज को पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स निकालेंगे, प्रैक्टिस सेट्स निकालेंगे, तब इनको चीजें और से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, आगे आइए, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रीपोजिशन की। किसकी बात करते हैं, प्रीपोजिशन की। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये दो वर्ड्स में टूटा हुआ है, एक तो है प्री, एक है पोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि नाउन से पहले आकर, किसी भी नाउन से पहले आकर, आप कहोगे सर एक मिनट रुको, ये सारा पैटर्न तो आपने ऊपर बता रखा है एडजेक्टिव के बारे में, हाँ ये बता रखा है, लेकिन यहां समझो मैंने क्या बताया था कि नाउन से पहले ऐसा वर्ड मीनिंग आएगा जो नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। लेकिन यहां समझो, यहां मैंने क्या बोला है कि नाउन से पहले कोई ऐसा वर्ड मीनिंग आएगा, कोई ऐसा वर्ड मीनिंग आएगा जो क्या करेगा, उस नाउन की क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, या दूसरे किसी नाउन के साथ में क्या करेगा, उसका रिलेशन बताएगा। क्या बताएगा बच्चों, रिलेशन बताएगा। ध्यान से समझो एक बार दोबारा, कि किसी भी नाउन से पहले प्रीपोजिशन आएंगे, कोई सा वर्ड मीनिंग आएगा, और आने के बाद में उस नाउन का क्या बताएंगे, वो पोजीशन बताएंगे, या किसी नेक्स्ट नाउन, कोई दूसरा नाउन के साथ में क्या करेगा, उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। आ गई बात समझ में। एग्जांपल देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एग्जांपल बता देता हूं मैं, कि कैट jumps on the table, कैट जंप्स ऑन द टेबल। अब यहां समझो ध्यान से, ये कैट तो क्या है मेरा, N1 है, N1 मतलब कि नाउन 1 है, जंप्स क्या हुआ मेरे पास में, वर्ब हो गई, है ना, ये ऑन अभी हमें मालूम नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं है। दे क्या है, दे आर्टिकल है सर, ओके नो प्रॉब्लम। टेबल क्या है सर, इस सेंटेंस के अंदर आई हुई मेरे पास में N2 है, मतलब कि नाउन सेकंड है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि नाउन के पहले वर्ड मीनिंग आएगा और आने के बाद में उसका रिलेशन बनाएगा किसी भी नाउन के साथ में, संबंधित सेंटेंस के अंदर जो होता है वो, है ना। आप या तो यहां से ले लो, ठीक है, या यहां से लो कि नाउन के पहले कोई भी वर्ड मीनिंग, नाउन के पहले कोई भी वर्ड मीनिंग आएगा जो नाउन की क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, जो नाउन की क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। कैसे बता रहा है, आओ देखो ध्यान से, द कैट जंप्स ऑन द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर कूदती है, बिल्ली जो है वो टेबल के कहां, ऊपर। ऑन मतलब क्या होता है, ऊपर, इसका मतलब जो ऑन आया है वो क्या आया है मेरे पास में, तो ये आया है प्रीपोजिशन। क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, इतनी सिंपल बातें हैं। चलो आगे देखो, आगे हम बात करेंगे किसकी, कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है, तो कंजंक्शन हम उसको बोलते हैं जो किसी भी वर्ड 1 को किसके साथ में, वर्ड 2 के साथ में क्या कर दें, जोड़ दें, या हम बोलते हैं किसी भी सेंटेंस 1 को किसके साथ में जोड़ दे, सेंटेंस 2 के साथ में जोड़ दे। भाई कंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है, कनेक्ट करना। कंजंक्शन का मतलब ही क्या होता है बेटा, कनेक्ट करना। इसका मतलब दो वर्ड्स को जोड़ने वाला वर्ड मीनिंग कंजंक्शन कहला सकता है, या तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड क्या कहला सकता है, कंजंक्शन कहला सकता है। ठीक है, अब मैं आपके इजीनेस के लिए इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलो वहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ समझ में आ जाएगा आराम से। देखो ध्यान से, मैंने कहा राम और श्याम, ठीक है। अब राम और श्याम क्या है मेरे पास में, दो वर्ड मीनिंग्स हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, अगर एक वर्ड मीनिंग कर रहा है मेरा जो क्या है, एंड है, तो ये एंड ही क्या बन जाएगा मेरे पास में, कंजंक्शन बन जाएगा। आगे बात समझ में। अगर आप चाहते हो सेंटेंस 1 को सेंटेंस 2 के साथ में एग्जांपल देके जोड़े, तो आओ देख लेते हैं फटाफट से। मैंने कहा कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, शी इज डम, शी इज डम। देखो दो एग्जांपल मेरे पास लिखे पड़े हैं, दो सेंटेंस मेरे पास लिखे पड़े हैं, और हमने क्या पढ़ा कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे जो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, एक नया वर्ड मीनिंग, नया सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। अब यहां पर मैं लेके आऊंगा मेरा कंजंक्शन कोई सा भी, एज पर द सिचुएशन रिक्वायर्ड, एज पर द सिचुएशन रिक्वायर्ड। जो सिचुएशन बोलती है आई एम इंटेलिजेंट बट शी इज डम, ठीक है। आई एम इंटेलिजेंट बट शी इज डम, इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट हूं लेकिन वो क्या है, डम है, मूर्ख है। इसको देखो यहां पर समझो, ये फर्स्ट सेंटेंस से सेकंड सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है, जो लिंक करने का काम कर रहा है, जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, बट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोनों सेंटेंस से मैंने क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया विद द यूज ऑफ कंजंक्शन। तो ये क्या हुआ, मेरा बट जो है वो कंजंक्शन बन के आया। आ गई बात समझ में। आ जाओ लास्ट वाले पे। लास्ट वाला क्या बोलता है पार्ट ऑफ स्पीच अपने को, इंटरजेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करता है, इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन क्या होता है कि इसके अंदर याद रखिएगा सारी की सारी किसकी,
ऑल सडन फीलिंग, है ना, सारी की सारी जो ऑल सडन फीलिंग्स होती है ना, वो किस में शामिल होती है बच्चों? तो वो शामिल होती है आपकी इंटरजेक्शन के अंदर, ठीक है। अब सडन फीलिंग्स क्या होती है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, इसको समझना जरूरी है। सडन फीलिंग्स किसको बोलेंगे? सडन फीलिंग उसको बोलेंगे जब पहले कोई इवेंट क्रिएट होगी, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में कुछ वर्ड्स बाहर आएंगे। फॉर एन एग्जांपल, जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब आपका एक्सीडेंट होता है तब आपके मुंह से क्या निकलता है, कुछ वर्ड्स निकलते हैं, जैसे हे भगवान, है ना, बहुत बुरा हुआ, ऐसे वर्ड मीनिंग्स, है ना। पहले किसी इंसान की डेथ हो जाती है, उसके बाद में आप क्या बोलते हो? ओ माय गॉड, यस और नो। पहले आप कोई चीज जीतते हो, कंपटीशन जीतते हो, आप कोई स्पर्धा पास करते हो, आप कोई मैच जीत लेते हो, कोई कंपटीशन जीत लेते हो, तब आप उसके बाद में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कांग्रेचुलेशंस बोलते हो सामने वाले इंसान को, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सडन फीलिंग। सडन का मतलब अचानक से होने वाली जो फीलिंग के द्वारा आने वाले जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो किस में शामिल होते हैं? इंटरजेक्शन में शामिल होते हैं। और एग्जांपल के लिए याद रखिएगा, इंटरजेक्शन के साथ में हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल, है ना। अब देखो, मान लो ये सेंटेंस किसी और को बोला जा रहा है कि यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको शाबाशी देने के लिए हमने क्या बोला? ब्रेवो बोला। क्या हमने जब उसके पहले, जब इस इंसान ने, मान लो ये जो यू है, इसने ये काम अच्छे से किया ही नहीं था, तो क्या हमने उस टाइम पे उसको ब्रेवो बोला था? क्या नहीं बोला था, है ना। इसका मतलब यू क्या करेगा, मतलब यू जो एक कोई आदमी है, कोई भी पर्सन है, जब ये कोई अच्छा काम करेगा उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे? शाबाशी देंगे, ब्रेवो, उसकी पीठ थपथपाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? सडन फीलिंग बोलते हैं। और सडन फीलिंग वाले सारे के सारे जो स्टेटमेंट बनते हैं या जो वर्ड मीनिंग्स बनते हैं, उनको हम किस में डालते हैं? तो उसको हम डालते हैं इंटरजेक्शन में। किस में डालते हैं बच्चों? इंटरजेक्शन में डालते हैं। बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? बताओ। देखो, ये है अपने पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है बच्चों अपने पास में? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने होते हैं टोटल नंबर के अंदर? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक क्या हुआ? वर्ड हुआ। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? ये यूनिट्स है अपने पास में। ये क्या है? यूनिट्स है। ये फंक्शनल लेवल के ऊपर हम उनको आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस मेंटेन करने का। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। आप इन तीनों को एक साथ में याद कर सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों को एक साथ में याद कर सकते हैं और आप बचे हुए इन 3 वर्ड्स को एक साथ में याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। उसके बाद में प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी एक बार दो बार जो है इसको दोबारा रिवाइंड करके एक बार इसको आप देख सकते हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यहां पर ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सिंगल हैंडेड डेफिनेशन लिखा है, ठीक है ना। सिंगल लाइन डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, समझना लिखा है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? चलो, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को उठाएंगे और टॉपिक के बाद में उसकी डेप्थ से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे।